नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज की बातचीत शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना है। इस पूरी चर्चा की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे जरूर फॉलो करें। हाँ, वो काफी मददगार होगी। बिल्कुल। तो आज हम 19 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स के पहले भाग पर नजर डाल रहे हैं और ये विश्लेषण, जैसा हमेशा होता है, खासतौर पे यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए है। और एक बात और, हो सकता है कि कुछ विषय आपको जाने पहचाने लगे। हाँ, ऐसा लगेगा कि हमने पहले बात की है। जी, तो इसे एक तरह का जरूरी पुनरावृक्षण, मतलब एक रिवीजन ही समझिएगा। सही है। आज हम तकनीक से लेकर रणनीति और इतिहास तक की एक दिलचस्प यात्रा पर हैं। हम पानी से जहरीले केमिकल्स हटाने की एक नई तकनीक देखेंगे और चुंबकत्व की एक पूरी नई दुनिया को भी समझेंगे। फिर भारत यूएई के सैन्य अभ्यास पर भी बात होगी और इतिहास की एक ऐसी लड़ाई जो आज भी प्रेरणा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी समस्या से जो दिखती तो नहीं है पर है बहुत गंभीर। फॉरएवर केमिकल्स, ये PFAS आखिर है क्या भला, और इन्हें फॉरएवर मतलब हमेशा रहने वाला क्यों कहा जाता है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। PFAS मतलब पर एंड पॉलीफ्लोरोअल्काइल सब्सटेंस। ये वो केमिकल हैं जो, जैसे आपने कहा, नॉनस्टिक बर्तनों में, वाटरप्रूफ कपड़ों में, यहाँ तक कि आग बुझाने वाले फोम में भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। और इन्हें फॉरएवर केमिकल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर कार्बन और फ्लोरीन का एक बॉन्ड होता है। और ये बॉन्ड मतलब रसायन विज्ञान की दुनिया का सबसे मजबूत जोड़ माना जाता है। मतलब प्रकृति से आसानी से तोड़ नहीं पाती। इसीलिए ये दशकों, शायद सदियों तक हमारे पानी और मिट्टी में यूं ही बने रहते हैं। और समस्या ये है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है, कैंसर से लेकर हार्मोनल गड़बड़ियों तक। तो मतलब हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो लगभग अमर है। तो इसका समाधान क्या है? मैंने पढ़ा कि एक नई कार्बन आधारित तकनीक आई है। हाँ, और ये तकनीक वाकई उम्मीद की किरण है। ये पुश पुल विधि क्या है? सुनने में तो बड़ा आसान सा लगता है। सुनने में आसान है, पर इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही चालाकी भरा है। आप ऐसे समझिए कि अब तक हम पानी को जमीन से बाहर पंप करते थे, उसे साफ करते थे और फिर वापस डालते थे, जो कि बहुत महंगा और लंबा काम होगा। बिल्कुल। ये नई तकनीक कहती है इलाज वहीं करो जहां बीमारी है, मतलब जमीन के नीचे ही। अच्छा, वो कैसे? वैज्ञानिक एक खास तरह का कार्बन, जिसे कोलोइडल कार्बन प्रोडक्ट या CCP कहते हैं, हाँ। उसे पानी के साथ जमीन में पुश करते हैं। ये कार्बन वहां फैलकर एक तरह का अदृश्य स्पंज बन जाता है और इन फॉरएवर केमिकल्स को अपनी तरफ खींचकर पकड़ लेता है। कमाल है। मतलब जमीन के नीचे ही एक केमिकल जाल बिछा दिया। और फिर पुल का क्या काम है इसमें? ठीक वही। कुछ समय बाद वो पानी को वापस पुल करते हैं, मतलब बाहर खींचते हैं, ये देखने के लिए कि स्पंज ने अपना काम ठीक से किया है या नहीं। और नतीजे कैसे रहे? नतीजे चौंकाने वाले थे। अमेरिकी नौसेना के एक ट्रेनिंग बेस पर, जहां पानी में इन केमिकल्स का स्तर 50,000 नैनोग्राम प्रति लीटर था, जो बहुत ही ज्यादा है। बहुत ज्यादा, वो सिर्फ 10 महीनों में घटकर लगभग 0 पर आ गया। ये भूजल को साफ करने के खेल को पूरी तरह बदल सकता है। वाह। विज्ञान से एक और दिलचस्प खोज पर आते हैं। हम सबने स्कूल में फेरोमैग्नेट और एंटी फेरोमैग्नेट के बारे में पढ़ा है। अब एक तीसरा प्रकार आया है, ऑल्टर मैग्नेटिज्म। ये इन दोनों से अलग कैसे है? ये विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ी हलचल है। इसे इससे समझिए कि हर इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा घूमता हुआ लट्टू है ना? फेरोमैग्नेट में सारे लट्टू एक ही दिशा में घूमते हैं। इससे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जैसे फ्रिज पर चिपकने वाला चुंबक। ठीक है। एंटी फेरोमैग्नेट में आधे लट्टू एक तरफ और आधे ठीक उल्टी दिशा में घूमते हैं, तो वो एक दूसरे का असर खत्म कर देते हैं, इसलिए बाहरी चुंबकत्व नहीं होता। और ये ऑल्टर मैग्नेट कहाँ फिट होता है फिर? ऑल्टर मैग्नेट इन दोनों के बीच का एक अनोखा रास्ता अपनाता है। इसमें भी लट्टू अलग अलग दिशाओं में घूमते हैं, लेकिन एक खास पैटर्न में। इस वजह से इसका बाहरी चुंबकीय क्षेत्र तो 0 होता है, एंटी फेरोमैग्नेट की तरह। लेकिन अंदर से ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से बहुत सक्रिय होता है, फेरोमैग्नेट की तरह। और ये गुण रुथेनियम डाइऑक्साइड की पतली फिल्मों में साबित हुआ है। इसका असली फायदा कहाँ होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा मेमोरी टेक्नोलॉजी में। हम ऐसी मेमोरी डिवाइस बना सकते हैं जो आज से कई गुना ज्यादा तेज, छोटे और भरोसेमंद होंगे। मतलब ये डेटा स्टोरेज का भविष्य हो सकता है। ठीक है, तो विज्ञान से अब रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। भारत और यूएई के बीच एक सैन्य अभ्यास हो रहा है, डेजर्ट साइक्लोन I-2। ये सिर्फ एक रूटीन अभ्यास है
या इसका कोई गहरा मतलब भी है? नहीं नहीं, ये सिर्फ एक रूटीन अभ्यास नहीं है, इसका गहरा रणनीतिक महत्व है। पहली बात तो ये कि ये अबू धाबी में हो रहा है, जो दिखाता है कि दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध कितने गहरे हो चुके हैं। और दूसरी बात? दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका फोकस। इस बार का फोकस है शहरी वातावरण में उपपारंपरिक संचालन पर। मतलब अर्बन वॉरफेयर। एग्जैक्टली। आज के दौर में लड़ाइयां खुले मैदानों में कम, शहरों की तंग गलियों में ज्यादा हो रही हैं, और इसकी ट्रेनिंग बहुत अलग और मुश्किल होती है। इसमें ड्रोन का भी कोई जिक्र था? हाँ बिल्कुल, इसमें ड्रोन और काउंटर ड्रोन तकनीकों को एकीकृत करने पर भी जोर है। ये दिखाता है कि दोनों देश भविष्य की लड़ाइयों की तैयारी कर रहे हैं। अब समुद्री सुरक्षा की बात करते हैं। दो बड़ी खबरें हैं, एक INS हंसा पर MH-60R ऑस्प्रे स्क्वाड्रन का कमीशन होना और दूसरा ICGS सार्थक का ईरान दौरा। क्या ये दोनों अलग अलग खबरें हैं या ये भारत की समुद्री रणनीति की किसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है? इन्हें एक साथ देखना बहुत जरूरी है। ये एक ही तस्वीर के दो पहलू हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, गोवा में जो MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर का दूसरा स्क्वाड्रन INS 335 कमीशन हुआ है, वो हमारी नौसेना की आक्रामक क्षमता मतलब हार्ड पावर को बढ़ाता है। ये हेलीकॉप्टर तो पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए जाना जाता है ना जी। ये दुनिया के सबसे उन्नत पनडुब्बी रोधी शिकारियों में से एक है। ये हमारी पश्चिमी समुद्री सीमा को एक तरह का हवाई किला बना देता है। एक मिनट, लेकिन ये MH-60R हेलीकॉप्टर तो अमेरिकी सीहॉक का ही एक वेरिएंट है, तो क्या ये आत्मनिर्भर भारत की नीति के साथ फिट बैठता है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। देखिए, आत्मनिर्भरता का मतलब दुनिया से कटना नहीं है। इसका मतलब है अपनी क्षमता बनाना, लेकिन जहां जरूरत हो वहां दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक को अपनाना भी। तो रणनीति ये है कि तत्काल जरूरतों के लिए सबसे अच्छा उपकरण खरीदें और साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए भविष्य में ऐसी प्रणालियां देश में ही बनाने की क्षमता विकसित करें। और ICGS सार्थक? अब आते हैं ICGS सार्थक पर। यह एक अपतटीय गश्ती पोत है जिसे गोवा शिपयार्ड ने बनाया है। ये आत्मनिर्भर भारत का सटीक उदाहरण है। इसका काम नौसेना से थोड़ा अलग है। ये हमारे समुद्री क्षेत्र में पुलिस की तरह है, तस्करी रोकना, डाकुओं से निपटना। इसका ईरान के चाबहार बंदरगाह जाना एक कूटनीतिक संदेश है। तो एक तरफ हार्ड पावर और दूसरी तरफ सॉफ्ट पावर और कूटनीति। बिल्कुल, यही भारत की व्यापक समुद्री रणनीति है। सैन्य रणनीति से मुझे इतिहास की एक लड़ाई याद आ रही है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने अडवा विजय स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। ये अडवा की लड़ाई क्या थी और आज ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अडवा की लड़ाई, जो 1 मार्च 1896 को हुई, वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐतिहासिक मील का पत्थर थी। ये वो दौर था जब यूरोपीय शक्तियां पूरे अफ्रीका को आपस में बांट रही थीं। इटली ने इथियोपिया पर कब्जा करने की कोशिश की, ये सोचकर कि ये एक आसान शिकार होगा। लेकिन कहानी कुछ और ही निकले। बिल्कुल। सम्राट मेनेलिक द्वितीय के नेतृत्व में लगभग 1 लाख इथियोपियाई सैनिक, शायद आधुनिक हथियारों में कम थे, लेकिन एकता और देशभक्ति में बहुत आगे थे। उन्होंने 17,000 इतालवी सैनिकों की आधुनिक सेना को बुरी तरह हरा दिया। तो ये औपनिवेशिक युग में किसी अफ्रीकी सेना की यूरोपीय शक्ति पर पहली बड़ी जीत थी। जी, पहली बड़ी और निर्णायक हार थी यूरोपीय शक्ति की। इसने इथियोपिया की संप्रभुता को बचाया और ये पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के लिए प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। क्या हम कह सकते हैं कि 1896 में इथियोपिया ने जो एकता दिखाई, वो आज आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के लिए एक ऐतिहासिक प्रेरणा है? बिल्कुल, ये एक शानदार कनेक्शन है। अडवा की जीत ने साबित किया कि सिर्फ बेहतर तकनीक की जीत की गारंटी नहीं होती। जीत के लिए जरूरी है राष्ट्रीय एकता, कुशल नेतृत्व और अपनी जमीन की समझ। और आत्मनिर्भरता सिर्फ हथियार बनाने में नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने में भी है। एकदम सही। इसी आत्मनिर्भरता को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए सरकार योजनाएं बनाती हैं। ऐसी ही एक योजना है पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, यानी AIHDI। ये योजना क्या है? ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई 15,000 करोड़ रुपए की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। देखिए, भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, लेकिन हमारे पास प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, जिससे बहुत बर्बादी होती है और किसानों को सही दाम नहीं मिलता। बिल्कुल। AIHDF इसी कमी को पूरा करने के लिए है। इसका मकसद है निजी क्षेत्र, FPOs और उद्यमियों को दूध और मांस प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर अक्सर ऐसी योजनाओं में जमीनी स्तर पर चुनौती आती है।
क्या एक छोटे उद्यमी के लिए बैंकों से ऋण लेना वाकई आसान है? ये एक जायज चिंता है और इसी को ध्यान में रखकर इस योजना का ढांचा बहुत सहायक बनाया गया है। इसमें उद्यमी को कुल लागत का सिर्फ 10% लगाना होता है और बाकी 90%? बाकी 90% बैंक से ऋण मिलता है और इस ऋण पर भी सरकार 3% की ब्याज छूट देती है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है क्रेडिट गारंटी। अच्छा। सरकार में नाबार्ड के साथ मिलकर एक क्रेडिट गारंटी फंड बनाया है। इससे बैंकों का जोखिम कम हो जाता है और वे आसानी से ऋण देने को तैयार हो जाते हैं। तो ये योजना जमीन पर काम कर रही है? हाँ, हालिया खबर यही है कि इसके तहत 10,000 करोड़ से ज्यादा के ऋण स्वीकृत हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। अब आते हैं डिजिटल कनेक्टिविटी पर। भारत नेट परियोजना, ये भी हमारे कई श्रोताओं के लिए एक रिवीजन का विषय होगा। इसमें नया क्या है? भारत नेट का लक्ष्य तो वही है, देश की हर ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड से जोड़ना। लेकिन जो नई और महत्वपूर्ण बात है वो है 2023 में स्वीकृत संशोधित भारत नेट कार्यक्रम। इसमें नेटवर्क के डिजाइन को बदला गया है। पहले ये लीनियर टोपोलॉजी पर था, मतलब एक सीधी लाइन में केबल, जिसमें दिक्कत ये थी कि अगर बीच में केबल कट गई तो आगे के सारे गांव का कनेक्शन बंद। एग्जैक्टली। अब इसे रिंग टोपोलॉजी में डिजाइन किया जा रहा है, मतलब एक गोला या रिंग की तरह। हाँ, अगर एक तरफ से केबल कट भी जाए तो डेटा दूसरी तरफ से घूमकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। इससे नेटवर्क ज्यादा भरोसेमंद बनेगा। ये डिजिटल इंडिया की रीढ़ की हड्डी है। और सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी रेलवे में है कवच प्रणाली। ये भी एक रिवीजन टॉपिक है। इसकी ताजा स्थिति क्या है? कवच वाकई में एक शानदार स्वदेशी उपलब्धि है। ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ताज़ा जानकारी ये है कि इसे 2000 किलोमीटर से ज्यादा के रेल नेटवर्क पर पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। 2000 किलोमीटर एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन भारतीय रेलवे के विशाल नेटवर्क को देखते हुए ये थोड़ा कम लगता है। इसके विस्तार की गति धीमी क्यों है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, चुनौती इसके विस्तार की है। पहली चुनौती है लागत। हर किलोमीटर पर इसे लगाने में अच्छा खासा खर्च आता है। और दूसरी चुनौती है मौजूदा पुराने सिग्नलिंग सिस्टम को इसके लायक बनाना। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती, भारत जैसे व्यस्त नेटवर्क पर काम करते हुए इसे लगाना। इसलिए गति धीमी लग सकती है, लेकिन सुरक्षा के मामले में कोई शॉर्टकट नहीं लिया जा सकता। सही बात है। चलिए, आज की चर्चा के अंत में एक दिलचस्प प्राकृतिक उत्पाद की बात करते हैं, एनाटो। मैंने तो इसका नाम भी पहली बार सुना है। ये एक ऐसी चीज है जिसे हम शायद रोज देखते हैं पर जानते नहीं। एनाटो एक प्राकृतिक खाद्य रंग है जो अचोटे नाम के पेड़ के बीजों से निकाला जाता है। अच्छा। हाँ, दुनिया में इस्तेमाल होने वाले लगभग 70% प्राकृतिक खाद्य रंग इसी से आते हैं। अरे, तो इसका मतलब जो मेरे चीज स्लाइस को वो सुंदर नारंगी रंग देती है, वो असल में एक प्राकृतिक चीज है। मैंने तो हमेशा इसे कोई केमिकली समझा था। बिल्कुल। ये चीज, मक्खन, दही, आइसक्रीम जैसी कई चीजों को उनका पीला नारंगी रंग देता है। लेकिन असली खेल यहाँ शुरू होता है। ये सिर्फ रंग नहीं है। मतलब इसके स्वास्थ्य लाभ भी हैं? जी, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, इसमें रोगाणुरोधी गुण हैं और ये टोकोट्रिएनॉल का एक अच्छा स्रोत है जो विटामिन ई का ही एक रूप है और हड्डियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। वाह! तो अगली बार जब पीला पनीर देखूंगी तो उसे अलग नजर से देखूंगी। जरूर। तो आज हमने आत्मनिर्भरता की कहानी को कई अलग अलग नजरियों से देखा, चाहे वो जमीन के नीचे केमिकल्स को साफ करने वाली तकनीक हो, रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा देने वाली कवच प्रणाली हो, या ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश। हाँ, और हमने ये भी देखा कि आत्मनिर्भरता का मतलब दुनिया से कटना नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया से जुड़ना है। और अडवा की लड़ाई हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी आत्मनिर्भरता लोगों की एकता और अपनी रणनीति पर विश्वास में होती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार। आज जब हम तकनीक के दौर में हैं तो ये सोचना जरूरी है कि क्या 1896 का वो सबक आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि सच्ची ताकत बाहरी हथियारों में नहीं बल्कि अंदरूनी एकता में होती है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अपने दैनिक करंट अफेयर्स विश्लेषण के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखें, आज की इस चर्चा की PDF विवरण में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर आपका इंतजार कर रही है। पढ़ते रहें और तैयारी करते रहें।